हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रे। आज थोड़ा सा बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक चीज़ जो हमारे खाने में है और शायद हमें वो मार रही है। क्या है वो चीज़, देखते हैं दोस्तों। परसों ही हमारे क्लासमेट थे, स्कूल के क्लासमेट। उन्होंने मुझे अपनी ऑयल फैक्ट्री पे इनवाइट किया था। उन्होंने एक नया प्लान डाला है और मुझे इनविटेशन था बस दिखाने के लिए कि कैसा नया कारोबार चालू किया है। मैं उनके यहाँ पहुँचा तो उनका सोयाबीन ऑयल का बड़ा कारोबार है। जब वो हमें पूरा मशीनरी दिखा रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम पूरी तरह से प्योर पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं सोयाबीन तेल तैयार करने के लिए। मैं तो काफ़ी चौंक गया। मैंने बोला सोयाबीन का तेल निकाल रहे तो पाम ऑयल क्यों यूज़ कर रहे भला। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो बोले कि भाई ऐसा ही होता है, सोयाबीन कहाँ तेल का बीज है, उससे तो आटा बनता है। जो भी सोयाबीन तेल हम बोलते हैं वो तो मेन उसका बेस तो पाम ऑयल ही होता है और उसमें बस सोयाबीन ऐड किया जाता है। 40 to 50% सोयाबीन ऑयल में पाम ऑयल हो सकता है। तो मेरी ज़रा क्यूरियोसिटी और जाग गई। मैंने बोला कि भाई इतने बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल है अपने भारत में, वो इतनी बड़ी बड़ी उनकी प्रोडक्शन लाइंस है, सप्लाई लाइंस है, सब जगह उनका माल बिकता है, तो आपका भला इससे कंपटीशन में कहाँ कुछ हो जाने वाला है। वो बोले इन बड़े ब्रांड्स को हम ही तो सप्लाई करते हैं, वो तो बस हमसे ले लेते हैं, रीपैकेजिंग करते हैं और स्टोर्स में बेच देते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं ऑयल इंडस्ट्री के पीछे का थोड़ा सा सच। 80 और 90 के दशक में हमारे देश में ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स और ओवरऑल कार्डियक डेथ्स बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे। उसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑयल इंडस्ट्री में आया हुआ चेंज। इसी टाइम में अपने देश में रिफाइंड ऑयल्स का ज़माना चालू हो गया। तो क्या होता है रिफाइंड ऑयल, थोड़ा देखते हैं। जब ऑयल रिफाइंड नहीं होते थे तो कच्ची घानी में हम जो तेल पीसता था, मिलता था, वो हम इस्तेमाल करते थे और ज़्यादातर लोग हार्ट डिसीजेस से, डायबिटीज़ से, ओबेसिटी से मुक्त हुआ करते थे। ऑफ कोर्स तब लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन रिफाइनमेंट ने उसको कई तरह से बिगाड़ दिया है। जब कोई भी ऑयल रिफाइनमेंट के लिए जाता है तो उसे एटलीस्ट 2 बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स को अराउंड 440 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2 बार हीट किया जाता है। उसमें ऑयल के कई इसेंशियल तत्व, पोषक तत्व, प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं। उसके बाद उसे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, जिससे भी उसका थोड़ा ओडर और बाकी कुछ चीज़ें उसमें से चली जाती है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको कॉस्टिक सोडा या कुछ स्ट्रॉन्ग अल्कली में मिक्स किया जाता है, जिससे उसका पीएच वापस न्यूट्रल हो जाए। रिफाइनमेंट में आगे कुछ केमिकल्स जैसे हेक्सेन उस ऑयल में मिलाया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजिनेशन, जो बाकी अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स भरने के लिए यूज़ होता है, वो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस भी होता है। तो 6-7 चीज़ें होने के बाद जो कम चिपचिपा पानी जैसा तरल पदार्थ रहता है, जिसे हम रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। डबल रिफाइंड ऑयल उससे भी ज़्यादा प्रोसेस्ड हो सकता है, उसमें 13-14 बार उसमें कोई केमिकल प्रोसेसेस हो सकती है। दोस्तों, ये सारे केमिकल्स, ये सारे प्रोसेसेस हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। कुछ केमिकल्स तो कार्सिनोजेनिक है, कुछ केमिकल्स के बारे में हमें कुछ अता पता भी नहीं है और ये रोज़ हम अपने खाने में रिपीटेडली हर चीज़ में खा रहे हैं। तो रिफाइनमेंट जब से अपने देश में चालू हुआ तब ये सारी बीमारियाँ धड़ाम से बढ़ने लगी। डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीजेस हो, हार्ट अटैक्स हो, कार्डियक मॉर्टेलिटी हो, रिफाइनमेंट ऑफ ऑयल के साथ साथ हमारे देश में बहुत ज़ोर से बढ़ने लगी है। दोस्तों, ये रिफाइनमेंट करते ही क्यों है ऑयल का? क्या इससे कुछ फ़ायदा भी होता है? हाँ, पक्का फ़ायदा होता है। किसका? जो तेल बेचता है उसका। क्योंकि सादा तेल जो होता है वो बहुत चिपचिपा होता है, उसे थोड़ा ओडर भी होता है, उसे नॉर्मल नेचुरल पदार्थ की खुशबू भी आती है। लेकिन अगर हमने वो तेल ज़्यादा टाइम शेल्फ पर रखा तो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसे रैंसिडेशन बोलते हैं। तो ऑयल रैंसिड हो सकता है, इसके लिए उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है और कई बार दुकान में तेल पड़े पड़े ख़राब हो सकता है। रिफाइनमेंट के कारण तेल का ओडर तो चला गया,
तेल की टेस्ट भी चली गई, तेल के सारे अच्छे गुणधर्म भी चले गए, कई चीज़ें खराब भी उसमें आ गई, लेकिन उसका शेल्फ लाइफ अच्छी तरह से बढ़ जाता है। आपने अगर तेल का एक्सपायरी डेट अगर देखा तो कई बार 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हम वो तेल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा तेल का लेबल बोलता है। तो ज़रूर तेल का शेल्फ लाइफ रिफाइनमेंट से बढ़ जाता है, उससे कोई भी हेल्थ बेनिफिट होगा उसका कोई सबूत आज तक हमें नहीं मिला है। जो पुराने कुछ पारंपरिक मेथड्स थे ऑयल बनाने के लिए, उसमें कुछ जो कभी कभी कॉन्टामिनेशन होता था वो शायद रिफाइनमेंट से चला जाता है, लेकिन ड्यू प्रिकॉशंस के साथ अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हमने यूज़ किया तो कोई भी कॉन्टामिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो रिफाइनमेंट ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। रिफाइंड ऑयल यूज़ करना कुछ टॉक्सिन लेने से कम नहीं है। हमारे दोस्त ने बताया कि जो पाम ऑयल वो यूज़ करते थे सोयाबीन ऑयल के प्रोसेसिंग में, वो तो प्योर पाम ऑयल होता है, वो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कंट्री से इंपोर्ट करते थे। वो तो बताते हैं कि कई ऑयल इंडस्ट्रीज़ में गाड़ी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं जो प्योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। वो तो कार्सिनोजेनिक तो है ही, और ह्यूमंस के लिए कंजम्पशन के लिए वो कतई फिट नहीं है, उससे कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अपने देश में कॉन्टामिनेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये कॉन्टामिनेशन भी तेल की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। जब अनकॉन्टामिनेटेड प्योर रिफाइंड ऑयल भी ख़राब होता है तो उसमें और कुछ चीज़ें ख़राब डाल दी गई उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो आप बस इमेजिन कर सकते हैं कि उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हमें झेलने पड़ सकते हैं। हम जब बाहर का होटल का खाना खाते हैं तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सा ऑयल यूज़ होता होगा? ज़्यादातर पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल। क्यों ऐसा? तो उनका कॉस्ट बहुत ही कम है। पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे रिलेटिवली पुअर कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। वहाँ डिफॉरेस्टेशन का सबसे मेजर कारण पाम ऑयल इंडस्ट्री है। पाम ऑयल हम रोज़ हज़ारों जगह पर यूज़ करते हैं, अपने शेविंग क्रीम्स में, अपने सोप्स में, चॉकलेट्स में, शैम्पूज़ में, और हर कोई फास्ट फूड में जैसे चिप्स हो, बाकी कुछ जो फ्राइड प्रोडक्ट्स हो, समोसे हो, बाकी कुछ भी हो, लोग वहाँ पाम ऑयल ही इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं, तभी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है। जब पाम ऑयल रिफाइंड हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ख़राब हो सकता है। पाम ऑयल अपने देश का इंडिजिनस ऑयल नहीं है, और जिन देशों में पाम ऑयल बनता है वहाँ लोग लीन होने के बावजूद ज़्यादा डायबिटिक्स हो सकते हैं और उनमें हार्ट डिसीजेस ज़्यादा हो सकती है। पाम ऑयल का ऑयल सैचुरेटेड फैट से भरा होता है, और कई लोगों ने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में दिखा दिया है कि पाम ऑयल कंजप्शन और हार्ट डिसीजेस का डायरेक्ट कोरिलेशन है। उसका कोई हार्ड एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये ऑयल अपने देश के लिए इंडिजिनस नहीं है, बस वो बहुत ज़ोर से इंपोर्ट होता है। भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है दुनिया में, और मलेशिया का 1/3 इकोनॉमी हमारे पाम ऑयल इंपोर्ट से चलता है, ऐसा माना गया है। जब हम होटल में खाना खाते हैं तब यूजुअली पाम ऑयल, और वो भी रिफाइंड पाम ऑयल यूज़ किया जाता है क्योंकि वो सबसे सस्ता है। ये दोनों अगर ख़राब चीज़ें साथ में आ गई तो आप ही सोच सकते हैं कि एग्जैक्टली अपने बॉडी के साथ क्या होता होगा। तो दोस्तों, क्या है इसका सॉल्यूशन? पहली तो बात है, हमें रिफाइंड ऑयल्स यूज़ करना पूरी तरह से बंद करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। कच्ची घानी का तेल खाना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं। इसमें तेल का टेम्परेचर बढ़ाया नहीं जाता है, इसमें तेल का यील्ड थोड़ा कम होता है। जैसे जहाँ रिफाइनमेंट में 90% तेल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, तो कोल्ड प्रेसिंग में 60 से 70% ही ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑयल हमें मिलेगा वो काफ़ी हेल्दी होगा, हमारे लिए हार्ट के लिए वो फ्रेंडली होगा। कोल्ड प्रेसिंग का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कच्ची घानी तेल का खाने का भी एक प्रॉब्लम है कि अपने देश में ये ऐसा तेल लूज़ बॉटल्स में बेचा जाता है, और उसमें भी कई बार लोग पाम का तेल मिला देते हैं। पाम ऑयल कॉन्टामिनेशन कच्ची घानी के जहाँ जहाँ सप्लाईज मिलते हैं वहाँ के सैंपल्स में 50% तक पाया गया है। तो जहाँ हम कच्ची घानी का तेल प्रेफर करना बोलते हैं तो वहाँ वो बेचने वाले की नीयत पे भी थोड़ा सा डिपेंडेंट हो सकता है। तो रिलायबल ट्रस्टेड कच्ची घानी का ऑपरेटर अगर होगा तो आपको अच्छा तेल पक्का मिलेगा, नहीं तो उसमें भी कॉन्टामिनेशन के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रैप से भी हमें बच के रहना है। तो फाइनली क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑयल खाएं,
कौन सा ऑयल हमें कम से कम हार्मफुल हो, क्या करें हम एग्जैक्टली घर के रसोई में। उसके पहले बात करते ऑलिव ऑयल की, जो सबसे हेल्दी करके आजकल प्रमोट किया जाता है। अगर आप दुकान में गए तो ऑलिव ऑयल हमेशा इम्पोर्टेड होता है, इटाली से, ग्रीस से और कहीं से। ऑलिव ऑयल की कीमत बाकी ऑयल से 5 गुना ज़्यादा होती है। दोस्तों, क्या सच में ऑलिव ऑयल हेल्दी है हमारे लिए? इंडियन कुकिंग पद्धति के लिए, हमारे रसोई के लिए ऑलिव ऑयल एकदम सूटेबल नहीं है। उसका मेल्टिंग पॉइंट 58 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसे डीप फ्राइंग के लिए यूज़ किया ही नहीं जा सकता। वो तो सैलड के ऊपर, सब्जियों के ऊपर ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है उन कंट्रीज़ में। ऑलिव ऑयल उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है वो जहाँ इटाली में या ग्रीस में पैदा हुए हो, उनका जेनेटिक्स उस ऑयल को पचाने के लिए बना हो, जिनका डाइट मेडिटेरेनियन डाइट जैसा हो, और जो इंडियन पद्धति का रसोई यूज़ ना करते हो, उनके लिए ऑलिव ऑयल अच्छा है। हमारे लिए ऑलिव ऑयल कतई अच्छा नहीं है। एक तो हम उसके लिए बहुत पैसा अपनी जेब से खर्च करते हैं, अपने सरकार का जो परकीय चलन होता है वो ऑलिव ऑयल के इंपोर्ट में पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है, और फाइनली हम ऑलिव ऑयल को उबाल के फ्राई करके 100 डिग्रीज पर लेके जाके उसके पूरे औषधि तत्व मार डालते हैं, और जो बचता है वो काफ़ी हार्मफुल पदार्थ बच सकता है। तो दोस्तों, ऑलिव ऑयल अगर आप इंडियन रसोई के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसे पूरी तरह से बचिए। देखते हैं हमारे देश में कौन से ऑयल्स पहले से इस्तेमाल होते रहे हैं और हमारे लिए सेफ और अच्छे साबित हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या करें, कौन सा ऑयल यूज़ करें, कौन सी हैबिट्स हम अपनाएं कि हमारा खाना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो और कम से कम टॉक्सिक हो, हम देखते हैं अगले पार्ट में। देखते रहिए हमारा वीडियो।